नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री ने अपने संसद में कबूला है कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी है कि भारत में घुस के मारा। पिछले साल 14 फरवरी को 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमलावर ने एक हमले में हमारे 40 जवान मारे थे। और आइए सुन लेते हैं पाकिस्तान की इस मंत्री ने क्या कहा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो आइए सीधे अपने सहयोगियों के पास चलते हैं इस मामले पे जानकारी के लिए। नीता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बताया जा रहा है। नीता, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है जब से ये पूरा बयान सामने आया उस पर? निधि, ये पाकिस्तान के अंदर की बात है, लेकिन भारत तो शुरू से ही बोल रहा है कि जो पुलवामा का अटैक हुआ था वो पाकिस्तान से ही करवाया गया था। जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने पूरी बारीकी से हर बात को जो है उसे सिरे तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। किस तरह से आतंकवादी सीमा पार से आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बॉम्ब जो है वो असेंबल किए थे गाड़ी में, और फिर उसके बाद जो है वो धमाका हुआ था। किस तरह से लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया था, ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पहले ही बोल चुकी है, जिसके मामले में एनआईए चार्जशीट भी दायर कर चुका है। तो ये भारत के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूर है कि पहले तो एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, जो भारत इंटरनेशनल फोरम में बार बार बोलता रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से जो आतंकवादी हैं वो ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनमें चाइना भी शामिल है वो उसे सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान का खुद एक मंत्री इस बात को बोल रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इंटरनेशनली इसके रेपरकशन पाकिस्तान को किस हद तक अब झेलने पड़ेंगे। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी कादमनी शर्मा हैं। कादमनी, इस बयान के क्या मायने, क्या होगा इसका असर? आप देखिए निधि, एक तो ये बयान जो है उनकी आपस की जो पॉलिटिक्स है उसके कारण ये बयान सामने आया। आपको याद होगा कल जिस तरह से एक सांसद ने ये कहा था कि पांव कांप रहे थे शाह महमूद कुरैशी के और माथे पर पसीना था, वो कह रहे थे कि 9 बजे हिंदुस्तान हमला कर देगा, इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना जरूरी है। तो उसके जवाब में अब ये फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में ये कहा है, और बोलते बोलते वो ये बोल गए हैं कि पुलवामा जो है इमरान खान की बड़ी उपलब्धि थी, इमरान खान सरकार की, और उन्होंने घुसकर मारा। तो क्या इमरान खान जो कि इतने दिनों से बहुत कोशिशों में लगे हुए हैं, और जो हमारे सूत्र बताते हैं एफएटीएफ में कि तुर्की और चीन की मदद से वो किसी तरह से ग्रे लिस्ट में बने हुए हैं, उससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर इसको एविडेंशियरी वैल्यू के तौर पर ये सभी लें, क्योंकि कंप्लायंस जो है वो पाकिस्तान की सिर्फ 21 बेसिस पे हुई है, 27 के बजाय। फवाद चौधरी ने ये अगर असेंबली में खड़े होकर बोला है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहां पर आवाम की वो असेंबली है, उसके ऊपर से ये एक कैबिनेट मंत्री है, तो खुद कैबिनेट मंत्री ये कबूल रहा है कि उसने इस तरह की चीज की है। हालांकि कोशिश जो है वो ये लग रही है कि वो किसी तरह से जो आर्मी के ऊपर सवाल उठे हैं कल के बयान के बाद, जो वहां पर संसद में, वहां की संसद में, पाकिस्तान की संसद में हुआ है, तो आर्मी की इज्जत बचाने की ये कोशिश की जा रही है, फेस सेविंग एक्सरसाइज है। लेकिन इस सब के बीच में ये वही बात एक बार फिर से प्रूव करती है जो कि भारत लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से ही ये सारा आतंकवाद भारत में चलाया जा रहा है। कादमनी, में एक और पहलू आपसे समझना चाहूंगी। आपने कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उस तहत भी ये बयान सामने आ रहे हैं, सेना को, वहां की सेना को एक श्रेय देने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जो ये पूरा बयान इस समय में सामने आता है, हमारे यहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या? क्योंकि भारत पहले से कहता आ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उस पर भारत को एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, पड़ोसी के बार लगातार सबूत देने की। पाकिस्तान के कोर्ट सबूत मानते नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बयान का कई मायने होंगे, क्योंकि ये, हालांकि ये जो मंत्री हैं अपने फिसलती जबान के लिए भी जाने जाते हैं।
बिल्कुल निधि, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसके दो तीन तरह के असर दिखेंगे। एक तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, आपने देखा है कि वहाँ पर विपक्ष कैसे एक हो गया है पाकिस्तान में और वहाँ पे बड़ी भीड़ जुट रही है उसको लेकर। दूसरी तरफ भारत जो है वो जब पुलवामा हमला हुआ था तो आपको याद होगा किस तरह से यहाँ सभी देशों के एम्बेसडर्स को बुला के उनको ब्रीफ किया गया था, हर चीज़ बताई गई थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बालाकोट में जो ऑपरेशन भारत ने किया उसके बाद भी ये किया गया। तो एक भारत जो है वो बहुत साफ है अपने अप्रोच में और अपने सबूतों में कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। और आपने देखा हो कि भारत लगातार इंटरनेशनल फोरम पे काफी कंसिस्टेंट रहा है पाकिस्तान के इन हरकतों को कॉल आउट करने को लेकर। तो भारत जो है लगातार ये कह रहा है, अब इंटरनेशनल फोरम में जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, बाकी जो देश हैं, वो भी काफी हद तक मानते हैं। लेकिन क्या फवाद चौधरी का जो ये बयान है उतना वेट कैरी करेगा? एक और असर जो हो सकता है वो ये कि चुनावों में अलग अलग तरह से इस चीज़ की बात सामने आए, इसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं सामने आए, वो भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन भारत के लिए एक तरह से ये रीअफर्मेशन है उस चीज़ का जो भारत लगातार कहता रहा है, सबूत देता रहा है। और पाकिस्तान के कोर्ट जो हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, कुलभूषण जाधव के केस से बिल्कुल साफ हो जाता है। बिल्कुल कादम्बनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले, रक्षा मामलों के जानकार हैं। भोसले साहब, आप किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? तो विनोद भाटिया भी हमें बताया जा रहा है, विष्णु प्रकाश जी, हमारे विनोद भाटिया जो फॉर्मर डीजीएमओ हैं, उन्होंने क्या बोला इस पर, आइए सुन लेते हैं। ये उनके मिनिस्टर बोल रहा है। उस मिनिस्टर के बोलने पर पार्लियामेंटेरियंस जो है पाकिस्तान के वहां पर ताली बजा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये देखना पड़ेगा अभी कि इसके आगे हम क्या करते हैं। पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया है, अभी उन्होंने माना है कि वो टेररिज्म फैलाते हैं और अभी पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए, उसके अगेंस्ट सैंक्शन देने चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पुलवामा में क्या किया। बिल्कुल, पुलवामा में क्या किया और पाकिस्तान का एक तरह से जो ये कबूलनामा सामने आया है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो भारत का पक्ष है उसको फिर से मजबूत करता है। हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी भी हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। सर, आप जो फवाद चौधरी का जो ये बयान आया है पाकिस्तान की संसद में कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, कितना मजबूती देता है भारत के इस पक्ष को कि सरहद पार से लगातार आतंकवाद आता रहा है? देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सफलता हासिल की है और उन्होंने सबको बधाई दी है। तो ये जो पाकिस्तान की सफलता है ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये लोग देखिए सफलता की तो इनकी कामयाबी की तो मिसालें बहुत हैं। इन्होंने अपने आधा देश खो दिया सफलता से। इन्होंने FATF में सफलता से घुस गए। इनकी सफलता ये थी कि बालाकोट हुआ। इनकी सफलता ये है कि कंगाल मुल्क हो गए हैं। तो इनकी सफलता ये कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद थे। तो पाकिस्तान की सफलताओं की क्या जिक्र करें, और आज दुनिया भर में इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये एक आतंकवादी देश है और बिल्कुल एक फेल्ड देश की के कतार पे खड़ा लगा हुआ है, किनारे पे खड़ा हुआ है। प्रकाश साहब, ये जो आपने कहा कि जो सफलता जो आपके बयान में जो तंज है वो हम सब समझ सकते हैं। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की संसद में अभिनंदन को लेकर बयान आया था और जिस तरह से कहा गया कि भाई भारत हमला कर देता 9 बजे तक, इसलिए उसको रिलीज किया गया, तो क्या ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से फवाद चौधरी का ये बयान है, क्योंकि इससे अपने सेना को श्रेय देना, अपनी सफलता गिनाना, क्या उसको इस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसी सफलताएं जो ये चौधरी साहब अपनी सफलताओं की बात कर रहे हैं, तो ये है कि एक बंदूक निकाल के अपने पैरों पे फायर करने वाली सफलता की बात कर रहे हैं। जहां तक पहले बयान था आर्मी चीफ के बारे में, उसमें 2-3 पक्ष हैं। एक तो आपको याद होगा कि जब अभिनंदन जी को रिहा किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम गुडविल के तौर पर रिहा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और गुडविल का कोई एक ऑक्सीमोरॉन है पाकिस्तान के लिए। ये लोग गुडविल का मतलब भी नहीं जानते हैं। दूसरा ये है कि ये जो उन्होंने कह रहे हैं हकीकत भी हो सकता है, ये एक कैंपेन भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त PMLN जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है
वो बाजवा साहब के खिलाफ बोल रही है और आर्मी के खिलाफ बोल रही है, जो ज्यादातर नहीं होता। कुछ दिन पहले उन्होंने नवाज शरीफ ने लंदन से काफी करारा प्रहार किया था, तो ये उसका कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, हकीकत भी हो सकती है। तो पर मोटी बात ये है कि ये जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, चाहे डीप स्टेट है, चाहे आर्मी है, चाहे सिविलियंस हैं, चाहे ऐसे सफल लीडर हैं जैसे कि चौधरी साहब हैं, अपने देश का विनाश में लगे हुए हैं और इनको शायद कोई नहीं बचा सकता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए इस मसले पर। और इसी की कड़ी में एक और जानकारी दे दें, जिससे आपको बता दें, इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के वक्त एक खुलासे से पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही थी। दरअसल पाकिस्तान संसद में सरदार अयाज सादिक ने कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान को भारत के हमले का डर इस कदर सता रहा था कि आनन फानन में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला लिया गया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में आने से प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो मना कर दिया था, लेकिन इससे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। बैठक में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजा पहुंचे तो उनके पैर कांप रहे थे और पसीने निकल रहे थे, और उसी दौरान विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि अभिनंदन को अगर जाने नहीं दिया गया तो रात 9 बजे भारत हमला कर देगा। आपको बता दें कि अपने मिग 21 से पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए अभिनंदन पाक सीमा में चले गए थे और उनके विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सीमा के भीतर जाकर हवाई हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आपको बताएंगे आगे कि मुंगेर को लेकर इतना बवाल वहां पे क्यों हो रहा है। और बिहार के मुंगेर में तनाव बना हुआ है। मुंगेर बंद की अपील के दौरान बाजार बंद भी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, लाठीचार्ज, फायरिंग के विरोध में पूरे शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल युवकों ने एसपी कार्यालय में नारेबाजी की, पथराव भी हुआ है। और आपको बता दें, यहाँ के जो डीएम है और एसपी को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस समय क्या स्थिति है मुंगेर की, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, पहले तो मुंगेर में चुनाव आयोग के क्लियरेंस के बाद रचना पाटिल और एमएस ढिल्लों को, रचना पाटिल को जिलाधिकारी, एमएस ढिल्लों को जो है वहां का एसपी नया नियुक्त किया गया है। ये अब से कुछ देर के बाद वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ मगध प्रमंडल की कमिश्नर जो हैं वो वहां पर एक जांच करेंगी कि आखिर वहां पर फायरिंग और लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेवार है, किनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। लेकिन आज का दिन पूरे मुंगेर शहर के लिए काफी तनावपूर्ण रहा। कई जगहों पर, कई थानों को भीड़ ने, जो उग्र भीड़ थी, उन्होंने आग लगा दिया और साथ ही साथ प्रदर्शन हुए। कई सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और स्थिति के तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर अब जिला अधिकारी और एसपी को हटा दिया गया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि स्थानीय एसपी की काफी गलतियां थी, जिसके कारण राज्य सरकार बैकफुट पर थी। क्योंकि राज्य सरकार जो बीजेपी है, उनकी सहयोगी है, उनका भी कहना था कि इन दोनों को हटाया जाना चाहिए। इसके बाद हटाने की कार्रवाई हुई है। अब राज्य सरकार का मानना है, खासकर जो लोग प्रशासन में लगे लोग हैं, उनका मानना है कि स्थिति थोड़ा सा कूल डाउन कल से होगा। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मनीष। की उम्मीद करते हैं कल से हालात बेहतर हो, जैसे आप कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेने के लिए हमें कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे। मायावती की जो रणनीति है वहां पे, उसके बदलते हैं किस तरह से आयाम, उस पर रिपोर्ट दिखाएंगे।
बीएसपी के 7 विधायकों के अखिलेश यादव से मिलने से नाराज मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को भी वोट दे सकती हैं। इस पर योगी सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि मायावती जी बिल्कुल चिंता ना करें, बीजेपी ने उनको पहले भी मुख्यमंत्री बनाया है, अभी भी वो उनकी पूरी सुरक्षा करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती ने आज के बयान के बाद उनसे बीजेपी से ढके छिपे रिश्ते अब खुलकर सामने आ गए हैं। कमाल खान की रिपोर्ट। (2019) के लोकसभा चुनाव में जो सियासी दुश्मन साथ आए थे, साथ साथ झंडे लहरा रहे थे, वे अब फिर दुश्मन बन गए हैं। और दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव की बीएसपी में कथित तोड़फोड़ का बदला लेने के लिए वो एमएलसी चुनाव में बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वरना किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। बीएसपी के वे 7 विधायक जो अखिलेश यादव से मिले थे, उन्हें आज मायावती ने पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। ये विधायक हैं हापुड़ से असलम चौधरी, भिनगा से असलम रायनी, परतापुर से मुश्तबा सिद्दीकी, हंडिया से हाकिमलाल बिंद, सिधौली से हरगोविंद भार्गव, मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल और सगड़ी से वंदना सिंह। यूपी के राज्यसभा चुनाव में बीएसपी और बीजेपी के कथित समझौते को सामने लाने की कोशिश में यह विवाद शुरू हुआ। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 8, समाजवादी पार्टी 1 और बीएसपी 1 सीट लड़ रही थी। 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीएसपी के पास सिर्फ 15 वोट हैं, यानी जरूरत से 22 कम। बीजेपी के पास उसकी जरूरत से 24 वोट ज्यादा थे। कहते हैं कि बाकी वोट के लिए उसका बीजेपी से समझौता था। राज्यसभा की 10 सीटों पे 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते, लेकिन कहते हैं कि अखिलेश यादव ने एक निर्दलीय 11वां उम्मीदवार इसलिए खड़ा कर दिया ताकि चुनाव हो जाए और बीजेपी विधायकों का मायावती के उम्मीदवारों को वोट देना सबके सामने आ जाए। जो बीएसपी बीजेपी गठजोड़ साबित करने के लिए अखिलेश इतनी मेहनत कर रहे थे, मायावती ने आज अपने बयान से उसे और उजागर कर दिया। जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। और आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ निर्णय ले रही है, बीजेपी के पक्ष में खेल रही है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मायावती का वो बयान जिसमें वो बीजेपी को भी वोट देने की बात कह रही हैं, ट्वीट कर लिखा है कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। अब रही सही कसर योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा ने पूरी कर दी है, जिन्होंने फौरन बीजेपी और मायावती के पुराने रिश्ते याद दिला दिए और साथ देने का वादा भी किया। आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए बहन जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ आप रहिए। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। यूपी में दलित वोट करीब 21% है, जिसके एक हिस्से में बीजेपी ने सेंध लगा ली है। 19% मुस्लिम वोट है, जिसका एक हिस्सा मायावती को मिलता रहा है, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पे मुसलमानों को टिकट देती रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ऐसे सियासी दौर में जब बड़े पैमाने पे मुसलमान पहले ही बेचैनी महसूस कर रहे हैं, मायावती के इस बयान का उनके ऊपर क्या असर होता है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अध्यादेश। तो हरियाणा के पास बल्लभगढ़ में एक छात्रा को गोली मारने के दौरान जो दोनों लोग थे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज भेज दिए गए हैं। इस बीच नूह के कांग्रेस विधायक आफ्ताब आलम का कहना है कि आरोपी तौसीफ से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तौसीफ ने ही मेरे भतीजे या भाई
वो सिर्फ मेरा रिश्तेदार है। मैं और मेरा पूरा परिवार पीड़ित परिवार के लड़की के साथ खड़ा हुआ है। और अब प्रदूषण से जुड़ी हुई खबर, केंद्र सरकार और दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को रोकथाम के लिए अध्यादेश लेकर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में उसने वादा किया था कि 2-3 दिन में इस मामले में कानून आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अध्यादेश देखने के बाद अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली में दिन कुछ धुंधले से हो गए हैं। धूप और धरती के बीच जैसे प्रदूषण की परत बिछी हुई है। आसपास के राज्यों की पराली हो या गाड़ियों का धुआं, दिल्ली एनसीआर की सांसें खतरे में हैं। इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग बनेगा। आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे। आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा। आयोग में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से एक सदस्य होंगे। अब ये सिर्फ आयोग ही वायु प्रदूषण संबंधी आदेश और निर्देश जारी करेगा। इस आयोग के पास कहीं भी और किसी भी फैक्ट्री, उद्योग धंधों में जाकर जांच के अधिकार होंगे। इस आयोग के पास 5 साल तक सजा देने और 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने के अधिकार होंगे। कि ये दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कमीशन के पास पूरी ताकत होगी और इसलिए वो इफेक्टिवली काम कर सकती है इन एडजॉइनिंग एरियाज ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना की जानकारी दी। अदालत ने कहा, हम अध्यादेश देखेंगे, याचिकाकर्ता भी देखेंगे, इस पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि आप अपनी खूबसूरत कारों का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि जानकार कहते हैं प्रदूषण बस पराली की वजह से नहीं है, साइकिल से आया जाया करें। ये आयोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस अध्यादेश की जांच करेगी, इसलिए सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बाद आखिरकार केंद्र सरकार दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश तो ले आई, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उस अध्यादेश को अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना होगा। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। उसने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस अफसर को दिया गया इकबाल या बयान अब सबूत नहीं माना जाएगा। एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये भी कहा गया है, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ऐसा बयान मान्य नहीं होगा। और इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए बिंदास क्रिकेट। नमस्कार।